तो आपको 3.5 का पार्ट 1 आपको मिल चुका था और आपको आज आपको है 3.5 पार्ट 2। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बेसिक मैथ के साथ आपका शुरुआत किया जाएगा। तो बेसिक मैथ मैंने बहुत सारा बता दिया है, प्रतिस्थापन विधि बता दिया, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि बता दिया। वज्रगुणन विधि को अलग से बताने का सिलसिला जारी है। तो वज्रगुणन विधि को आपको अलग से बताया जाएगा कि आखिर विधि कैसे होता है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा, आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो इसके लिए पहले आप जो भी चीज़ वीडियो देखे हैं, आपको जो भी दिक्कत है उस डॉट्स को आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आपको ये इस नंबर पर व्हाट्सअप हमें कीजिएगा मैसेज, तो आपको ऑटोमेटिक लिंक चल जाता है यूट्यूब चैनल का लिंक। उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से आराम से ले सकते हैं। चलिए, तो अब 3.5 का पार्ट 2 का आपको बताना है। 3.5 में आपको मात्र 2 ही क्वेश्चन है, 3 और 4 क्वेश्चन, लेकिन 3 और 4 क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो उसको बारीकी से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा, बारीकी से आप समझिए, हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझिए, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज 3.5 को पार्ट 2 शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक। तो चलिए 3 क्लास एक्सरसाइज 3.5 का 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसमें 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, ताकि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। पहली बात कि प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है कि वज्रगुणन विधि, ये तो बनाने से पता चलेगा, और बोल भी रहा है कि इसको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से व्यक्त करना है आपको। तो प्रतिस्थापन विधि आपको फर्स्ट प्रोसेस पता है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, बराबर की सेट रहना चाहिए, ठीक है। आप नहीं रहेंगे तभी आपको करना ही पड़ेगा लास्ट में। हाँ, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है प्रोसेस कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाना होता है। समीकरण 1 क्या है, 8x + 5y/9, इसको समीकरण 3 बनाना पड़ता है। समीकरण 1 से समीकरण 3 बना लिए, कैसे बनाए, 8x + 5y/9, तो 8x बराबर क्या होगा 9 - 5y, ये 5y उस साइड चला गया, बराबर की साइड -9 - 5y हो गया, प्लस 5y इस साइड था, उस साइड चला गया -5y। x = 9 - 5y बाय क्या हो गया 8, ये 8 x क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ गया 8 डिवाइड में आ गया, समीकरण 3 बन गया। अब क्या क्या आता है कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को बनाया जाता है। समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाया है, तो समीकरण 3 का मान तो 1 में नहीं रख सकते हैं, इसीलिए समीकरण 3 का मतलब x का मान को समीकरण 2 में रख दिया जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें रखिएगा तो सेम ही पुट हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रख दिए, ये समीकरण 2 जो 3x + 2y/4, तो 3x + 2y/4 करके इसमें क्या हो गया, आपको y का मान निकल गया, एडजस्टमेंट हो गया। अब y का मान निकालो, y का मान आप आराम से देख सकते हैं, अगर इस समीकरण में रख दिया है तो मान निकल जाएगा। तो y का मान को रख दिया गया इस समीकरण में, y का मान कितना था 5 था, तो y का मान क्या आ गया 5y है ना, तो 5y की जगह 5 कर दिए, 9 - 5y/8, तो 9 - 5y 9 - 5, और y की जगह क्या दे दिए 5, क्योंकि y का वैल्यू क्या है 5 पुट कर दिए। तो इस तरह प्रतिस्थापन विधि से हमको निकल गया x = -2 y = 5। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि वज्रगुणन विधि से भी आपको सेम प्रोसेस, क्योंकि आपको दोनों प्रोसेस बता दिए हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके आराम से चेक कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। अब प्रतिस्थापन विधि समझ गए कितना प्रोसेस है, अब देखते हैं वज्रगुणन विधि से कितना प्रोसेस है। वज्रगुणन विधि से आप देखिए, वज्रगुणन विधि में क्या क्या प्रोसेस है ये आपको दिखा देते हैं। 8x + 5y = 9, 3x + 2y/4 ये समीकरण था। इस बराबर को क्या, बराबर के उस साइड नंबर है ना, तो बराबर के इस साइड पहले लाना पड़ता था। 8x + 5y - 9 = 0। हाँ, मतलब 9 को बराबर के उस साइड हमको इस साइड लाना है, समीकरण में ax + by + c के फॉर्म में लिखना है, = 0। ये हो गया आपको क्या समीकरण का रूप हो गया। हाँ, ये भी समीकरण है, लेकिन नंबर को हमको समीकरण के साथ ले आना है, तभी वज्रगुणन विधि बनेगा। अगर ये प्रोसेस आप अगर हल्का भी गलती कर दी तो ये विधि नहीं बनेगा। तो वज्रगुणन विधि में प्रोसेस क्या, उसका मात्र एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला के अनुसार आपको बैठ जाता है। जैसे x बराबर फॉर्मूला आता है b1c2 - b2c1 / a1b2 - a2b1। इसमें फॉर्मूला देखिए 12 21, नंबर देखिए 12 21 है ना, ये यही नंबर से आपको फॉर्मूला ट्रिक बैठा हुआ। 12 के 12 के फिर BC रखिए, BC ए बी है, तो BC में क्या बैठा दीजिएगा 12, एक में 21, फिर एक में 12 बैठा दीजिए, एक में 21 बैठा दीजिए। बस सेम प्रोसेस है। हम इसको कुछ अदर तरीके से नहीं, इसको शॉर्ट ट्रिक मैंने करके बताया है, बल्कि बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, तो जो आपको डीपली हो जाता है। तो फॉर्मूला को ही मैंने इंक्लूड कर दिया है एक साथ। ओके, चलिए, तो x बराबर जो मान है आपको उसको बैठा, मान आप कैसे होता है, चलिए मान आपको बैठाते हैं कि कैसे मान निकाला गया है। इस समीकरण आपको दिया हुआ है, समीकरण देख लीजिए पहले। 8x + 5y - 9 = 0,
3x प्लस 2i माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ए बी सी, ए बी सी भी हो गया, लेकिन ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो A1 इज इक्वल टू कितना है 8 है, ये नंबर ही है आपको, ये कांस्टेंट माना नहीं, कांस्टेंट वन कांस्टेंट किसको कहते हैं, नंबर को कहते हैं। A1 हो गया, B1 क्या हो गया 5 हो गया, C1 क्या हो गया -9 हो गया, -9 ना, क्योंकि प्लस की फॉर्म सब रहता है, अगर -9 माइनस लिखना पड़ा, प्लस को लिख के आप कुछ नहीं करिएगा, प्लस लिखा हुआ रहता है इसमें। हाँ, फिर A2 बराबर क्या हो गया 3, B2 बराबर क्या हो गया 2, C2 बराबर क्या हो गया आपको -4। A1 B1 C1 लिख दिए, A2 B2 C2 सबको लिख दिए। अब इस फॉर्मूला पर आराम से बैठा दीजिए, देख लीजिए आपको बस वही क्या हुआ है, B1 C2 है तो B1 C2 मतलब 5 गुना -4 है, 5 गुना -4 माइनस ये माइनस इसका है, फिर B1 C2 है तो B1 C2 को बैठा दिया गया है B1 C2, हाँ सॉरी B1 C2 है, B2 C1 है, तो B2 क्या है ये B2 और C1 मतलब 2 गुना -9, 2 गुना -9 है। फिर उसके बाद A1 B2 करके A1 B2 फिर A2 B1, हाँ इसको प्रोसेस करके आपको मान बैठा दिया गया है। चलिए अब इसको क्या किया, बस सोल्व कर दीजिए, बस हम बोलेंगे आपको x का वैल्यू निकल जाएगा 5 गुना -4 तो -20 प्लस माइनस में क्या हो गया प्लस 2 9 जा 18 हो गया, 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15 हो गया, तो -20 और प्लस 18 कितना हो गया -2 और बाई 1, तो x का मान कितना निकल गया -2 निकल गया, x में -2 निकला। अब क्या करिएगा, x का मान निकल गया, अब तो इसी तरह y का मान निकाल लीजिए, C1 A2 माइनस C2 A1 A1 B2 माइनस A2 B1, बस उसी प्रोसेस पे आराम से डालिए, इसी प्रोसेस पे आपको हो जाएगा। हाँ जो भी कहता है ये, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आखिर होता कैसे है। C1 A2 है, C1 A2 मतलब -9 गुना 3 है, माइनस का माइनस है, C2 A1 है तो C2 A1 मतलब -4 गुना 8 -4 गुना 8 है, बट्टे में क्या है A1 B2, तो A1 B2 मतलब 8 गुना 2 माइनस A2 B1, तो A2 क्या है ये A2 B1 सॉरी A2 B1 3 गुना 5, बस वैल्यू बैठा दिए। अब मान मतलब उसका निकल गया y का मान इसी तरह सोल्व करके y का 5 निकल गया, तो x बराबर -2 y बराबर 5, उस साइड में निकला था x बराबर -2 और y बराबर 5, मतलब सेम प्रोसेस रहेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आंसर वही रहेगा, प्रोसेस अलग अलग होगा, उसका विधि बनाने का अलग अलग है, क्योंकि सबका सेम विधि हो जाएगा तो इसी तरह विद्यार्थी को तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो विद्यार्थी चाहेगा कि नहीं है पढ़े, एक ही विधि से बना ले, हाँ बस हो गया। चलिए इसके बाद इसमें आपको पहले देखिए एक चीज़ ये बताया था कि आपको मान निकालना है, मान निकालने के बाद क्या है कि उसको पूछ रहा था कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो मान दोनों का वैल्यू तो उसी के अनुसार निकला, उस साइड भी प्रतिस्थापन विधि से निकाले तो भी वैल्यू उतना ही निकला था, और विलोपन विधि से निकाले तो भी वैल्यू उतना ही निकला। लेकिन उसके बाद ये दो चीज़ पूछ लिया था निकालने के लिए, उसके बाद बोला था कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त। अब आप बताइए आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या, समीकरण 1 को तोड़ो 3 बढ़ाओ, 3 को 2 में रखो, फिर जो मान निकला उसका मान 3 में रखो, बहुत सारा झेल है। लेकिन वर्गमूल विधि में कोई ज़्यादा झेल नहीं है, बस वैल्यू निकाल दीजिए और बैठा दीजिए। अगर आपको अभी भी हार्ड लग रहा है तो आप वर्गमूल विधि कल का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आपको कितना आसान लगता है वर्गमूल विधि। अगर समझे नहीं है, देखिए नहीं समझने से हर एक चीज़ हार्ड लगता है आपको, तो ये प्रतिस्थापन विधि से अधिक उपयुक्त वर्गमूल विधि तो लिख देंगे, इससे स्पष्ट होता है कि वर्गमूल विधि अधिक उपयुक्त है, और साफ साफ दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि वर्गमूल विधि अधिक उपयुक्त है। ये मैंने बनाया है और लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे ये अनुभव हुआ है कि नहीं कहीं ना कहीं वर्गमूल विधि बहुत उपयुक्त है। अब बताइए कि प्रतिस्थापन और वर्गमूल में वर्गमूल अधिक उपयुक्त है, और प्रतिस्थापन विलोपन भी अधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे हार्ड आपको क्या है वर्गमूल विधि। विलोपन विधि में बहुत आसान तरीका से बन जाता है आपको। कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें आपको लसकना पड़ता है। पूरा प्रोसेस समझ आ गया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये तो आपको 3 नंबर का 1 नंबर का एक ही सवाल था, अब 4 नंबर का सवाल है। अब 4 नंबर में कितना सवाल है वही देख लीजिएगा, होगा वही 4-5 सवाल होगा। चलिए 4 नंबर का सवाल समझते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की बनाई और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो बीजगणितीय विधि में 3 आता है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूल विधि। आप किसी से बना सकते। सबसे अधिक उपयुक्त आपको कौन लगा है? देखिए प्रतिस्थापन से तो हल्का है वर्गमूल विधि, लेकिन वर्गमूल विधि से भी हल्का क्या है? विलोपन विधि। इसलिए सभी को विलोपन विधि से ही बनाइए।
अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि आखिर इसका सवाल क्या कह रहा है। जब तक आप सवाल नहीं समझिएगा तो आपको नहीं बनेगा। कह रहा है कि एक छात्रावास के 4 नंबर का 1 नंबर का सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग जो है ना फिक्स किया हुआ है, हाँ नियत है। तो शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। भोजन पर निर्भर है कि वो उसका दिन उतना दिन निर्धारित किया, आपको इतना दिन भोजन मिलेगा, और उससे अगर एक्स्ट्रा लीजिएगा तो वो डिपेंड करता है कि विद्यार्थी कितना दिन भोजन करता है। हाँ, तो शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए है, नाम रख दिया, ए नाम पता नहीं है, तो ए को 20 दिन भोजन करता है, हाँ, तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के रूप में चुकाना पड़ता है। अगर 20 दिन एक्स्ट्रा करता है तो ठीक है, क्योंकि और सब दिन तो मासिक व्यय का एक भाग नियत है, कितना भाग आपको नियत है, हाँ कितना भाग तो आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन वो 20 दिन एक्स्ट्रा किया तो उसको 1000 टका लगा। छात्रावास के व्यय के लिए अदा करते हैं इतना रुपये, 1000 रुपया 20 दिन के लिए। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब फिक्स जो है, फिक्स रेट जो है उसको भी ज्ञात करना है और प्रत्येक दिन जो भोजन करता है उसको भी। तो 20 दिन एक्स्ट्रा किया तो 1000 लगा था और 26 दिन एक्स्ट्रा किया तो 1180 रुपये लेगा। अब चलिए सवाल के बेसिस पे चलते हैं और सवाल को समझते हैं। कहता है कि माना कि नियत व्यय बराबर x, पहले नियत व्यय कितना मानना पड़ेगा, x है। चलिए, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का व्यय कितना है। मान लीजिए 20 दिन के लिए 1000 मिलता जानते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन का क्या है, तो प्रत्येक दिन का हमको पता नहीं है, तो प्रत्येक दिन का मान लेते हैं। तो माना कि प्रत्येक दिन के भोजन का व्यय कितना y रुपया है, मतलब एक दिन भोजन करेगा तो y रुपया सो लगेगा। y में चाहे 5 रुपये हो 10 रुपये हो जितना हो, हाँ। तो फर्स्ट समीकरण मेरा क्या बनता है कि प्रतिदिन का देखिए नियत किराया तो निश्चित है, तो x प्लस एक्स्ट्रा कितना दिन, एक दिन क्या y रुपया है, तो 20 दिन क्या था, तो 20 y हो गया। टोटल इसको कितना देना पड़ा था, 1000 रुपये देना पड़ा था। नियत और 20 दिन का कितना देना पड़ा, 1000 रुपये देना पड़ा था। उसके बाद x प्लस 26y इज इक्वल टू, मतलब x तो फिक्स है और 26 मतलब 26 दिन का भोजन किया था और y रुपया लगा था, तो उसके लिए उसको कितना चुकाना पड़ा था, 1180 रुपया चुकाना पड़ा था। समझ गए यहाँ तक का प्रोसेस समझ गए होंगे। 20 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया था तो उसका 1000 रुपया लगा और 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन किया तो 1180 रुपया लगा, दोनों फिक्स है। अब समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 में आप ये देखिए कि हमको पता है कि विलोपन विधि में क्या मिलाना पड़ता है, विलोपन विधि से बनाएंगे तो विलोपन विधि हमको x या y किसी एक को मिलाना पड़ता है, तो y को मिलाने में बड़ा झेलिए। देखिए 20 से 26 से बहुत गुना करना पड़ेगा, लेकिन x हमको दोनों मिला हुआ सेम है, ये भी x है ये भी x है, बस साइन चेंज करना पड़ेगा, इकट्ठी हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 180। अब प्लस माइनस करने के लिए सब माइनस चेंज करना पड़ेगा, तब ना प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या हुआ, तो सभी प्लस है सभी को माइनस करना पड़ेगा, सभी माइनस, मतलब अगर एक जगह चेंज किए साइन तो सब जगह से करना पड़ेगा। प्लस था माइनस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, ये भी प्लस है तो माइनस कर दिए, नहीं कुछ चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये प्लस एक्स है, ये नया वाला है, नया वाला चिन्ह इसका होगा, पहले वाला चिन्ह नहीं होगा प्लस का, ये पहले वाला चिन्ह इसका प्लस का नहीं होगा, ये वाला नया वाला। तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, कट गया, उसके बाद क्या माइनस 26y, ये प्लस 20y माइनस 180y। आप देखिए 20 में 26 गया कितना होगा, माइनस 100y, हाँ। उसके बाद 1000 में से 1180 गया तो कितना होगा, प्लस माइनस 180y, तो इसको काट दिया गया है, माइनस माइनस काट दिया गया है, तो 6y बराबर 180 हो गया। ये माइनस था ये माइनस था, क्यों यहाँ पे माइनस हो गया था, इसको काट दिया गया, माइनस माइनस इसे काट दिया गया, तो 6y बराबर 180, तो y बराबर क्या आ गया 180 आई, बट्टे में क्या जाएगा 6 चल जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 30 निकल गया मान। अब हर एक चीज़ तो आपको बताया नहीं जाएगा। चलिए दूसरा, अब क्या होगा, y का वैल्यू निकाला, y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए मान लीजिए इसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, x प्लस 20y था, तो x और 20y है ना, तो 20y की जगह कितना मान निकला है, y का वैल्यू आपको निकल गया था 30, तो y का वैल्यू क्या दे दिया गया, यहाँ 30 दे दिया गया, हाँ। तो x प्लस 20y बराबर 1000 है, तो x प्लस 20 y का मान कितना निकला 30 निकला था, 30 लिख दिए बराबर 1000, तो बस x प्लस इसको गुना कर दे तो दिया 600 हो गया बराबर 1000, x बराबर क्या हो गया 1000 माइनस 600, x बराबर 400, तो निकल गया। नियत व्यय कितना था, x बराबर 400, x था ना, मतलब 400 रुपया उसका नियत था, लेकिन प्रत्येक दिन के भोजन का एक्स्ट्रा, मतलब प्रत्येक दिन का भोजन मतलब प्रत्येक दिन जो भोजन कर रहा है
उसका वी कितना है, तो वह बराबर 30 रुपया। मतलब एक दिन अगर एक्स्ट्रा वजन करता है, हाँ, उसके लिए क्या होगा, उसको 30 रुपया लगता है एक दिन के लिए। अब जोड़ लीजिए 20 दिन के लिए कितना लग गया होगा, 20 गुना 300, 600 लग गया। अब वह कितना है, 400 है, तो 400 600 1000 हो गया, 600 हो गया ना। 400 एक्स का भी कितना निकला, 400 400 600 1000। देखिए समीकरण पूरा बनाया रहता है, तो दोनों जोड़ने पे 1000 पूरा गया, तो समीकरण संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई है, संतुष्ट समीकरण क्या है आपको फिक्स किया हुआ। तो आपको तो ये समझ गए कि नियत व्यय एक्स बराबर 400 रुपया आ गया, प्रत्येक दिन का भोजन का व्यय वाई बराबर 30। तो विलोपन विधि से ही बनाना है। अब चलिए कुछ हिंट्स देते हैं, उसके बाद आपको बना लेना है। वैसे हम ही बना देंगे अगर आपको हार्ड लगता है तो। चलिए 1 बिन 1/3 हो जाती है जब उसके, दूसरा नंबर सवाल है 4 नंबर का दूसरा। 1 बिन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 तब हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या होगा, तो भिन्न जानते हैं, भिन्न आपको क्या होता है, भिन्न होता है एक्स बाई वाई होता है, मतलब भिन्न अंश व हर होता है। तो पहले हम अंश और हर हमको पता नहीं है, तो माना कि अंश बराबर एक्स हर बराबर वाई, तो भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बाय हर मतलब एक्स बटे वाई, तो भिन्न एक्स बटे वाई हो गया। अब भिन्न में क्या कर रहा है कि 1/3 कब होता है, जब उसके अंश में क्या कर जाता है, 1 घटा दिया जाता है, अंश से 1 घटा दिया जाता है। एक इसे आपको लिखना है यहाँ पे, तो 1 घटा दिया जाता है। तो मान लीजिए चलिए फर्स्ट केस में क्या होगा कि अंश में अगर 1 घटा दें, एक्स बटे वाई तो है, लेकिन 1 अगर अंश में अगर 1 घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वह 1/3 हो जाता है, 1/3 हो गया। इस प्रोसेस को बना दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 3 गुना एक्स किया, 3x माइनस 3 1 3 और वाई बराबर वाई हो गया, 3x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है आपको कि एक्स और वाई में क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसका हर क्या है, वह है, तो वह में क्या होगा, 8 जोड़ दिया जाए, तो 8 को जोड़ दिए क्या हो गया, वह भिन्न 1/4 हो जाता है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको इससे कर दिए, 4x हो गया, इसको इससे कर दिए, y + 8 हो गया, 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 बन गया तो उसके बाद वही प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर देना है। इसमें देखिए समीकरण क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। तो हमको भी y दोनों मिल रहा है ना, x नहीं मिल रहा है, y मिल रहा है ना, y मिल रहा है, तो सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए दोनों समीकरण लिख दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए हैं, ये क्या प्लस है तो इसको माइनस कर दिए हैं, बस। तो ये बन गया आपको माइनस वाई प्लस वाई काट दिए, हमको एक संख्या को काटना आपको पता है। तो 3x में 4x नहीं जाएगा, 4x में 3x गया तो कितना होगा, -x बराबर, तो -x है, इसको काट दिया गया है, -x बराबर 3, 8 में 3 गया, 8 में 3 गया कितना होगा, -5 होगा, -8 में 3 गया है ना, तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह माइनस है तो ये भी माइनस भी होगा, -5 हो गया। तो माइनस में कट गया, x -x बराबर -5 होता है, माइनस में कट गया, x बराबर क्या हो गया, 5 निकल गया। ये आपको प्रोसेस था। तो x बराबर 5 निकला, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ये आपको पता है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको वैल्यू निकल जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3 x का वैल्यू कितना 5 निकला, तो 3 गुना 5 कर दिया, माइनस वाई का y हो गया बराबर 3 हो गया। इस तरह प्रोसेस करके आपको y का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू 5 निकला, y का वैल्यू 12 निकला। अब भिन्न क्या है, हमको क्या पूछ रहा था कि भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या होता है, x बटे वाई, तो x का मान कितना है 5 और y का मान 12 निकला। बस जब प्रोसेस से x और y का मान निकला तो x बटे वाई बराबर मतलब भिन्न हो गया, तो 5/12 क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब इसमें आप ट्राई कर लीजिए समीकरण को, आपको सेटिस्फाई हो जाएगा। ट्राई कर लीजिए कि भिन्न में 1 जोड़ने पर क्या इतना 1/3 हो जाता है, नहीं होता है। अब देखिए अब तीसरा नंबर का सवाल है, हम समझाते हैं और आपको बनाना है। तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, कितना अंक अर्जित किया, 40 अंक, मतलब कम नंबर का होगा, ऐसा नहीं है कि बेइज्जती मत करिएगा उसका। तो यश नाम का कोई एक लड़का था, उसने क्या किया, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, मतलब 40 अंक प्राप्त किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब अगर एक क्वेश्चन को सही करता उसको 3 अंक मिलता, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती किया गया। मतलब अगर सही रहता तो 3 अंक मिलता है, मतलब एग्जाम का पैटर्न था कि अगर आपको एक क्वेश्चन सही होता है 3 नंबर मिलता है, अगर एक उत्तर गलत होता है तो 1 अंक क्या काट दिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाए तो यश 50 अंक अर्जित करता है। सोच लीजिए, जब वो सही उत्तर पर 3 अंक मिलता था, कटौती 1 अंक का होता था, तो उस समय क्या मिलता था उसको 40 अंक मिला। लेकिन अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिला और 2 अंक कटौती कर लिया गया तो उसमें 50 नंबर अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितना प्रश्न था ये पूछ रहा था, प्रश्न आपको निकालना है, इस फॉर्मेट से आपको क्या प्रश्न निकालना है। चलिए मानते हैं कि सही उत्तर पर मिले,
सही उत्तर पे क्या कितना मिलता है, अशुद्ध उत्तर पे कितना मिलता है वो ना पहले मानेंगे। तो सही उत्तर पे मिले अंक बराबर x तथा अशुद्ध उत्तर पे मिले अंक बराबर y। तो 3x - y बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। कैसे हुआ नहीं समझे? तो पहले से देखिए, सही उत्तर पर अंक x मिलता है, अशुद्ध उत्तर पर कितना y मिलता है। तो सही अंक पे हमको पहले क्या था कि सही उत्तर पे 3 अंक मिलता था, तो 3x हो गया। अशुद्ध उत्तर क्या है, अशुद्ध उत्तर पर मिला अंक कितना है, वह है। तो अशुद्ध उत्तर पर एक ही अंक मिलता था ना, एक ही अंक की कटौती होती थी, तो -y मतलब घट जाता था एक अंक, 3 अंक में से एक अंक घट जाता था। तो क्या हो गया, तो 40 हो गया, समीकरण 1 बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा नंबर केस में क्या हुआ कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता था, हाँ, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक का कटौती हो जाता। तो 4x - 2y बराबर, लेकिन मिलता कितना था, 50 अंक मिल रहा उसमें, टोटल 50 अंक अर्जित किया, तो 50 हो गया। बस समीकरण बन गया, कॉमन लेके 2 अंक कॉमन लेके सेट कर दिए। 2x - y बराबर क्या हो गया, 25। तो 2x - y 3x - y बराबर 40 है, 3x - y बराबर कितना हो गया, 25। अब इसको प्रोसेस को आप बना लीजिए, समीकरण को आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जो आपको उत्तर निकलेगा क्या होगा, x निकलेगा, तो x का वैल्यू जितना निकलेगा बताते हैं, x के वैल्यू आपको 15 निकलेगा। तो सही अंक पे 15 और अशुद्ध उत्तर पे कितना, y बराबर 5 अंक निकला। तो प्रश्नों का कुल संख्या क्या होगा, सही उत्तर पर अगर x अंक मिला, मतलब x में 15 नंबर मिला, अशुद्ध उत्तर पर 5 अंक मिला, तो प्रश्न का कुल संख्या क्या होगा, x + y। सही और गलत दोनों ने मिला है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 में हम 8 सही कर लिए, 2 गलत कर लिए, तो 8 और 2 को जोड़ देंगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएगा ना। उसी तरह 15 और 5 कितना, 20, टोटल क्वेश्चन क्या, तो लिख देंगे प्रश्नों की कुल संख्या बराबर x + y। आप देख सकते हैं, देखिए सही उत्तर मिल जाएगा x बराबर 15 और y बराबर 5। तो प्रश्न कुल संख्या x + y बराबर 15 + 5 हो जाएगा। तो x का मान 15 है, y का मान 5, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 वैल्यू निकल गया इसका प्रश्नों का कुल संख्या। तो वही पूछ रहा था ना कि कुल प्रश्न कितने हैं, तो 20 है, कुल प्रश्न कितना है, 20 है, इसमें हमको इतना नंबर देता है, इतना मिलता है। चलिए सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा झेल नहीं है। अब देखते हैं और कितना सवाल है, आपको बता देते हैं। देखिए उस सवाल को ज़्यादातर बारीकी से समझाना था, इसीलिए उस पर नहीं हुआ, क्योंकि हमको फिर से लिखना पड़ा सवाल को, इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि बहुत ही सवाल ये हार्ड है, मतलब इसको बहुत ही समझना, बारीकी से समझना इस सवाल को। अगर बारीकी से नहीं समझिएगा सवाल नहीं बनेगा। देखिए इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 2 कार है। चलिए 2 कार है, एक ए बिंदु से चलता है, एक बी बिंदु से, दोनों एक ही समय चलता है, एक ही दिशा में, इसी दिशा में, ये अपोजिट से, ये इस साइड में चलता है, ये इस दिशा में चलता है, ठीक है। करा ना, ए और बी 100 किलोमीटर दूर पे, एक ही कार दूसरी कार से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये भी इधर चलता है, ये भी इधर चलता है। अब हमको बताना है कि आपको ये अब 5 घंटा पश्चात क्या मिलता है, फिर मिलता है, तो दोनों कारें की चाल क्या होगी, चाल ज्ञात करना है। अब इस सवाल के फॉर्मेट को समझिए कि कार क्या कर रहा है, एक ही दिशा में दोनों कार क्यू बिंदु में मिलता है, एक ही दिशा में, मतलब ये इधर से चलना शुरू किया, इधर चलना, और इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो क्या क्या दोनों एक ही बिंदु क्यू पर जाके मिला। तो चूंकि एक ही दिशा में दोनों कार क्यू बिंदु पर मिलता है, एक ही दिशा मिलता है, इसी दिशा में दोनों चलता है, क्यू बिंदु पर मिलता है। अब दोनों कार द्वारा तय किया गया दूरी क्या होगा, ये ए क्यू तय किया, ये बी क्यू तय किया, तो ए क्यू - बी क्यू दोनों कार द्वारा तय किया गया दूरी है ए क्यू और -बी क्यू, तो ये निकल जाएगा। तो ए बी का दूरी, ए बी का दूरी निकला ना। चलिए ए बी का दूरी है, तो कितना ए बी दूरी तय किया है ना, दोनों कार ए बी दूरी तय किया कितना घंटा में, 5 घंटा में ए क्यू कार किया, हाँ, ए क्यू डिस्टेंस पे, सॉरी माइनस होगा, -5 बी क्यू। ऐसा क्यों किया, आपको भी पता होगा ऐसा क्यों किया गया, नहीं पता होगा तो बता देते हैं। 5 घंटा में ए क्यू दूरी तय किया था ए कार, हाँ, अब बी कार क्या किया था कि 5 घंटा में बी क्यू दूरी तय किया, तो दोनों को डिस्टेंस को घटा दिया गया, तब नहीं ए बी का डिस्टेंस पता चलेगा। तो दोनों कारें की चाल ज्ञात करने कर रहा है, तो प्रोसेस से निकल जाएगा, आप समझते रहिए खाली। तो ए बी, आपको ए बी का डिस्टेंस कितना है, 100 है, ये 5 ए क्यू - 5 बी क्यू है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 5, ये क्या ए क्यू - बी क्यू हो जाएगा। अब क्या होगा, ये उस साइड चल जाएगा, तो ए क्यू - बी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा 100, ये 5 उस साइड उठ के चल जाएगा, 5 नीचे चल जाएगा, सॉरी 5 नीचे चल जाएगा, हाँ, तो इसे काट देंगे तो 20 बार कट गया, तो ए क्यू - बी क्यू इजिकल टू 20। अब बताइए ए कार का स्पीड क्या था, x था ना, तो x हो गया, और बी क्यू कार जो दूरी तय किया था कौन सा स्पीड से तय किया, वह की स्पीड से,
तो क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, समीकरण 1 बना। चलिए उसके बाद कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा है, आपको ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है कि फिर विपरीत दिशा में दोनों कार द्वारा तय किया गया दूरी, मतलब ऑपोजिट साइड में, एक ये दूरी तय किया, एक ऑपोजिट साइड, समझे, ये इधर दूरी चलेगा, ये उधर चलेगा, तो ऑपोजिट साइड चला, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। हाँ, ये यहाँ से शुरू किया करेगा इधर चलेगा, ये यहाँ शुरू करेगा इधर चलेगा, ये बी, फिर ये दोनों भी कहीं मिलेगा। तो मान लीजिए एक बार पी बिंदु पे मिला, पी बिंदु पे मिलेगा। अब बताइए अभी ए बी का दूरी क्या होगा, ए पी और बी पी, मतलब ये दोनों दूरी तय किया, तो ए पी और बी पी ये दोनों को क्या जोड़ दिया गया है। चलिए अब समीकरण क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी कितना दूरी तय किया था आपको, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी तय किया ना, 100 किलोमीटर दूरी तय किया, ये आपको बताया। ऑपोजिट साइड में देखिए दूरी डिस्टेंस क्या होगा, वही होगा, सिर्फ ऑपोजिट साइड में क्या किया, दूरी तय किया है। तो दोनों का डिस्टेंस निकल गया कितना, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या 100 था, और ये क्या ए पी तक किया, ये बी पी तक किया, एक आर पी डिस्टेंस तक गया, अभी का पी डिस्टेंस गया, तो ए पी बी पी कितना हो गया 100 हो गया। तो ए पी कितना है, मतलब एक्स इसका स्पीड है, ए का स्पीड कितना है एक्स है, बी का स्पीड क्या है प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा 100। तो समीकरण एक क्या निकला, एक्स वाई बराबर 20, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100, दूसरा समीकरण। अब इस फॉर्मेट में निकालिए, आपको दोनों कार का स्पीड पता चल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा आपको जो भी निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा 60। तो जब एक्स का वैल्यू अगर 60 निकलेगा तो कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। अगर वाई का वैल्यू कितना निकलेगा 40 निकलेगा, तो क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए कार का स्पीड कितना हो गया, एक्स बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी कार का दूरी वाई बराबर 40 किलोमीटर। ये आपको लिखना है, आपको बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल है और उसको आपको बता देते हैं और आपको खुद उसको बनाना है। देखिए जितना आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा। चलिए हम बताते हैं आपको। ये 5वां नंबर का सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल आपको 9 वर्ग इकाई है, मतलब 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग मतलब 9 वर्ग इकाई, वर्ग इसलिए बोले क्योंकि स्क्वायर रहता है इसलिए इसको वर्ग कहा जाता है। तो 9 वर्ग इकाई है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या है, कम हो जाता है। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, मतलब लंबाई को 5 यूनिट कम कर देगा और उसका चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है, तब कितना हो जाता है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का विमा क्या है, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर एक्स, तो आयत की चौड़ाई बराबर वाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक्स गुना वाई हो गया। लंबाई एक्स और चौड़ाई वाई माने हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स गुना वाई, तो एक्स वाई हो गया। उस चलिए अब फॉर्मेट के हिसाब समझते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 5 कह रहा है ना, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए तो एक्स माइनस 5 और चौड़ाई क्या है वाई है, तो चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तब कितना हो जाता है उसका जो आपका क्षेत्रफल, उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आपको कितना एक्स वाई निकला, उसमें क्या 9 वर्ग इकाई कम हो गया, तो -9 कर दिए। अब इस फॉर्मेट पे आपको बन गया 3x माइनस 5 बराबर 6, समीकरण 1। दूसरा केस में क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, लंबाई को भी लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया, हाँ लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया, तब क्या हो गया उसका जो क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल में 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। देखिए ना लिखा हुआ है ना, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, तो एक्स 67 3x प्लस 3y बराबर 61 हो गया। प्रोसेस करके प्रोसेस तो सॉल्व करना आपको आता है, नहीं देखा तो है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके देख लीजिएगा, वो भी मैंने बता दिया, मैंने हर एक चीज़ बता दिया, आप लोग को बस देखने का दिक्कत है। अब हम प्रोसेस पे जो प्रतिस्थापन विलोपन विधि प्रोसेस होता है उस समीकरण कर दिए, समीकरण 1 से बना दिए, बहुत ही आसानी तरीका से बन गया। इसका आंसर होगा x बराबर 17 y बराबर 9। पूरा एक्सरसाइज 3.5 आपको पूरा समाप्त हो चुका। अब आपको एक्सरसाइज 3.6 है और एक्सरसाइज 3.7 है जो कि ऐच्छिक है, जो कि आप बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो अभी परीक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है आपको, क्योंकि नज़दीक आपको एग्जाम आपका नज़दीक है, इसलिए हो सकता है बता भी सकते हैं नहीं बता सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर नहीं पसंद तब आया होगा जब आप वीडियो को प्रोसेस को थोड़ा अच्छा से नहीं समझोगे। अब वीडियो में मैंने कुछ बता दिया है कि पहले आपको जो चीज़ बता दिया गया है वो चीज़ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बार बार बताने से अभी का टाइम जाया होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हर एक वीडियो अपलोड है, लिस्ट बाय लिस्ट अपलोड है, प्ले लिस्ट बना के अपलोड किया हुआ कि बेसिक मैथ कौन है
चैप्टर वाइज कौन है, हर एक चीज़ अपलोड किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए अच्छा से, मॉडल पेपर आने वाला है, मॉडल पेपर से तैयारी कराया जाएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, धन्यवाद।